आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप एग्जाम जब देने जाएं तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से जो है स्टडी करके जाएं। इससे आपका स्कोर जो होता है, यानी कि मार्क्स जो है आप अच्छे गेन कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करना। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट इज मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछेगा। उसके बाद पूछेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसके यूनिट्स पढ़ लेना। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव तो है ही, जैसे कि तुमको पूछ देगा करंट क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, उसको पढ़ के जाना। ठीक है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो जो मैंने बताया हुआ था वो सब पढ़ के जाना है। उसका यूनिट्स भी जाके याद करके जाना है इसको। इसका यूनिट्स जो है इम्पोर्टेंट है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर टाइम जो है ये पूछता है कि करंट का यूनिट क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, ये सब चीजें जो होता है जरूर पूछेगा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं, उनके यूनिट्स क्या होता है, ये सब चीजें जो है अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद मैंने क्लास में बताया हुआ था कि मेजरमेंट में जो है कितने टाइप के हमारे मेजरिंग जो होता है इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने एक इंडिकेटिंग बताया था, रिकॉर्डिंग बताया था, फिर इंटीग्रेटिंग बताया था। तो ये तीनों चीज पढ़ के जाना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नल एंड बैलेंस टाइप जो इक्विपमेंट है उनके बारे में पढ़ना है। नल एंड बैलेंस टाइप। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है तुम लोग पढ़ लेना इसमें फर्स्ट यूनिट से कि टाइप्स ऑफ इरर, कि इरर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें तुम लोग को पढ़ा दिया था कि लिमिटिंग इरर के बारे में बताया था। ठीक है, लिमिटिंग इरर हो गया, और उसके बाद जो मैंने बताया था कंस्ट्रक्शनल इरर, सिस्टमैटिक इरर, ये सब सारा चीज पढ़ लेना। और एक इसमें मैंने बताया था गॉसियन स्टैटिक एनालिसिस। गॉसियन स्टैटिक एनालिसिस, इसमें 10 या 12 मैंने इम्पोर्टेंट जो है ना फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, 10 से 12। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक मीन मैंने बताया था, वेरिएंस बताया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बताया था, रेंज बताया था, स्पैन बताया था कैसे निकाला जाता है। ये सब चीज जरूर पढ़ के जाना, इससे ये क्वेश्चन जो होता है रहेगा जरूर। ठीक है, या तो तुमको न्यूमेरिकल पूछ देगा, या जैसे कि नॉर्मल ये सब डिफिनीशंस वगैरह जो होता है कि कंस्ट्रक्शन इरर क्या हो गया, स्पैन का पूछ देगा, वो सब चीज जो होता है इसको पढ़ के जाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉसियन स्टैटिक एनालिसिस भी। तो टाइप्स ऑफ इरर और गॉसियन स्टैटिक एनालिसिस जो होता है, जैसे रैंडम इरर्स को, ये सबको कम करने के लिए कैसे किया जाता है, तो ये सब चीज पढ़ के जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सीटी एंड पीटी पढ़ लेना। सीटी मतलब होता है कि करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद इसका वर्किंग, और कहाँ क्यों इसको यूज करते हैं, ये जरूर याद रखना कि करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है हाई करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसको हाई वोल्टेज जो होता है मेजर करने के लिए किया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सीटी और पीटी।
तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो होता है इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो अच्छे से तैयार करके जाना है वो है पीएमएमसी, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी पढ़ लेना और मूविंग आयरन, ये दोनों का वर्किंग पढ़ लेना है, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना है, उसके बाद इसका एडवांटेज पढ़ना है, इसका डिसएडवांटेज पढ़ना है और यूजेस पढ़ना है। ये दोनों का मूविंग आयरन टाइप जो इक्विपमेंट होते हैं इनका भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, ये दोनों क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों में से एक तो जरूर आएगा, एकदम कंफर्म है कि 6 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, या तो पीएमएमसी पूछेगा या मूविंग आयरन पूछेगा, ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो दोनों को तैयारी करके जाना है अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसको पढ़ना है अच्छे से वो है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने डायनेमोमीटर टाइप जो है तुमको वाट मीटर बताया था क्लास में, तो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर पढ़ के जाना है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसका भी सेम कंस्ट्रक्शन पढ़ लेना और वर्किंग पढ़ लेना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस पढ़ लेना, वही एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ ना, पीएमएमसी, मूविंग आयरन और डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इसमें फिगर जरूर ड्रॉ करना। जब भी इसको लिखना है एग्जाम में तो फिगर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा फिगर ड्रॉ करोगे अच्छे से उतना ही नंबर जो होता है स्कोर होता है ये सब्जेक्टिव में। अगर तुम फिगर ड्रॉ नहीं करोगे अच्छे से और 3 पेज 4 पेज कुछ भी लिख के आ जाओगे, उससे उतना नंबर नहीं मिलेगा। तो फिगर को याद करके जाना है, क्योंकि फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो फिगर को सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस देना है। थ्योरी भी लिखना है लेकिन फिगर एकदम याद करके जाना है, इसमें से गलती नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा फिगर यानी कि डायग्राम वगैरह जो है। अब इसमें जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजरमेंट, ठीक है। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजरमेंट, तो इसमें कैसे मतलब मेजर किया जाता है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 1 वाट मीटर मेथड और 2 वाट मीटर मेथड। ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा 2 वाट मीटर मेथड है, ये एग्जाम में इसके ज्यादातर चांस होते हैं कि पूछेंगे, ठीक है। 2 वाट मीटर मेथड इसको जरूर याद करके जाना। इसका जो डायग्राम होता है वो हो गया, इसका डेरिवेशन जो होता है वो याद करके जाना, जैसे P1 का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, P2 का, तो ये सब चीजें जो होता है जरूर निकाल लेना। टोटल पावर का मैंने बताया था कि निकालना है तो P1 प्लस P2 कर दिया जाता है, ऐसे ही, ठीक है। तो ये सब चीज देख के जाना है। इसमें जो होता है एक ब्लोंडल्स थ्योरम मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। ब्लोंडल्स थ्योरम से बस ऑब्जेक्टिव में जहाँ तक चांस है पूछने का, कि पूछेगा कि नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर जो है न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है तो नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायरमेंट जो होता है एन होगा, एन यानी कि जितने फेजेस होंगे नंबर ऑफ फेज के बराबर होता है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स जो होता है अवेलेबल अगर नहीं है तो उस समय जो हमारा वाट मीटर का रिक्वायरमेंट होगा वो होगा n-1। और n यहाँ पर सेम टू सेम नंबर ऑफ फेजेस है, यानी कि देखो एक बार और समझ लो। ब्लोंडल्स थ्योरम के अनुसार इसमें अगर क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास न्यूट्रल अगर अवेलेबल है तो जितने फेजेस होंगे उतने वाट मीटर तुमको लगाना पड़ेगा। अगर न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है तो n-1 वाट मीटर का तुमको रिक्वायरमेंट होगा। एन तुम्हारा नंबर ऑफ फेजेस है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है।
उसके बाद जो है एक टेबल मैंने बताया हुआ था, क्लास में डिस्कस किया था, या जो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो जो है एक टेबल एक मिलते मतलब रहेगा, बुक्स वगैरह में भी देखोगे तो आई थिंक बुक्स में नहीं मिलेगा लेकिन नोट्स वगैरह में मिल जाता है, कोई कोचिंग के नोट्स में भी देख लेना। ठीक है, तो वो टेबल जो है उसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट फेज एंगल पे ना क्या करता है कि यहाँ पर पावर फैक्टर निकालना रहता है, फिर P1 का वैल्यू निकालते हैं, P2 का वैल्यू निकालते हैं, ये सब चीज जो होता है निकाल के देखते हैं। उसके बाद ये दोनों में रिलेशन देखते हैं कि कोई कितने पावर फैक्टर पे हमारा P1 P2 के बराबर हो रहा है, P1 2 P2 के बराबर हो रहा है, एक रीडिंग 0 शो कर रहा है तो कौन से पावर फैक्टर पे होगा, कितना एंगल होगा, तो ये सब चीज जो होता है पढ़ के जाना। इससे एक क्वेश्चन इस टेबल से जरूर रहेगा, एक मार्क्स इससे कंफर्म है। बस इसमें यही पूछता है कि जैसे कि फेज एंगल पूछ देगा, तो उस फेज एंगल पे पावर फैक्टर क्या होगा, तो cos फाई तुम्हारा पावर फैक्टर हो गया। उसके बाद P1 का वैल्यू पूछेगा, P2 का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, उसमें दोनों में रिलेशन पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चंस पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इससे सब्जेक्टिव से क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। डिफरेंट डिफरेंट फेज एंगल पे P1 P2 में क्या रिलेशन है ये याद करके जाना है, उसमें पावर फैक्टर उस फेज एंगल पे कितना होगा ये याद करके जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एनर्जी मीटर। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछेगा एग्जाम में। अब एनर्जी मीटर में सेम टू सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना है, इसका वर्किंग पढ़ के जाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और इसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इसका डायग्राम, इसका डायग्राम जरूर पढ़ के जाना, याद करके जाना। ठीक है, ये क्वेश्चंस आएगा, मैक्सिमम चांस है, यानी कि 95% चांस है कि एग्जाम में पूछेगा एनर्जी मीटर के बारे में। तो ये डायग्राम भी इसको अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद इसमें एनर्जी मीटर में ना एक इरोड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इरोड्स होते हैं, बहुत सारे इरोड हो गए। इस इरोड्स को पढ़ के जाना है, उसको कैसे कॉम्पनसेशन करना है वो भी पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्रीपिंग इरोड और दूसरा है तुम्हारा फैंटम लोडिंग। ये भी पढ़ के जाना एनर्जी मीटर में। बस इतना ही मैं बोलूंगा एनर्जी मीटर में कि फैंटम लोडिंग, क्रीपिंग इरोड जो होता है इरोड का ही एक पार्ट होता है, मैंने 6-7 इरोड क्लास में डिस्कस किया हुआ था, वो सब पढ़ के जाना है, कैसे उसको कंपनसेट करना है, यानी कि रिमेडी कैसे करना है वो भी पढ़ लेना, क्रीपिंग इरोड पढ़ लेना जरूर कि ये क्या होता है, इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो भी पढ़ लेना है। क्रीपिंग इरोड को दो जो होता है अपोजिट होल्स बनाते थे ना, ऐसे वो वाला याद करके जाना है। या एक मैग्नेटिक जो होता है एक मटेरियल का, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इसके डिस्क पे ऐसे ये कर दिया जाता था, अटैच कर दिया जाता था, तो इससे भी क्रीपिंग इरोड रिड्यूस होता है। तो वो सब चीज पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी मीटर तो है ही। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में जो है ना देखो, एक आता है लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेथड, दूसरा मीडियम, तीसरा आता है हाई। लो में बस पढ़ के जाना है केल्विन डबल ब्रिज, और कोई भी मेथड नहीं पढ़ना है, केवल केल्विन डबल ब्रिज पढ़ना है लो रेजिस्टेंस में। उसके बाद मीडियम रेजिस्टेंस में तुमको पढ़ना है वोल्ट एंड एमीटर मेथड, कि वोल्ट एमीटर मेथड से कैसे हम मेजर करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस, और कोई भी मेथड नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस में तुमको मीगर एंड ओम मीटर, बस इतना अगर ये टॉपिक तुम तैयार करके अगर गए तो इससे जो होता है चांसेस है कि 12 क्वेश्चंस, 12 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं जरूर आएंगे, 12 नहीं तो 6 तो जरूर आएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आएगा 6 मार्क्स में। लो रेजिस्टेंस में या तो केल्विन डबल ब्रिज, वोल्ट एमीटर मेथड, मीडियम में और हाई में मीगर और ओम मीटर, ये चार अगर पढ़ के गए तो 6 मार्क्स जो होता है एकदम पक्का है कि हो जाएगा तुम्हारा। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा ये रेजिस्टेंस मेजर करने से, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद से जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तुम्हारा एंडरसन ब्रिज, और एक है सेचरिंग ब्रिज। ये भी दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 6 मार्क्स में आएगा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म है, या तो एंडरसन या सेचरिंग, जरूर ये पूछेगा इसमें से। तो 6 मार्क्स यहाँ से भी कंफर्म हो जाएंगे तुम्हारे,
ये दोनों पढ़ लेना, इसके डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में ना तुम लोग को, सॉरी, जो सिलेबस है उसमें पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि आपको इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करना है, कोई इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। नॉर्मल क्या करना है, इसका डायग्राम याद कर लेना केवल कि एंडरसन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मतलब कैसा जो होता है उसका ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, उसका डायग्राम बस याद कर लेना। इसका फेजर डायग्राम वगैरह मत याद रखना, ना ही उसको डेरिवेशन करने की जरूरत है। बस इसका एक डायग्राम याद रखना, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख देना, इतना काफी है। सेचनिंग ब्रिज का भी वही करना है, ये डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है कि कैसे जो होता है हम इसे कैपेसिटेंस का इक्वेशन लिखते हैं, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, या फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वहां पे मेंशन किया हुआ है कि आपको केवल इसको नॉर्मल एक डिफिनीशन देना है कि होता क्या है। डेरिवेशन फेजर डायग्राम जरूरत नहीं है। तो ये जो होता है दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा तुम्हारा सीआरओ। सीआरओ का तुम वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ लेना जरूर, कि इसका वर्किंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। उसके बाद इससे कैसे जो होता है हम वोल्टेज मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि वही लिजाजियस पैटर्न कैसे यूज करके मेथड इससे हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी, दूसरा टाइम पीरियड, फेज एंगल, ये 5 चीज जो होता है कैसे मेजर किया जाता है सीआरओ से, वो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, सीआरओ का डिफिनेशन, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और क्या क्या मेजर करता है, तो वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज एंगल। ठीक है, और ये जो पांचों मैंने लिखा है ना, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि सीआरओ क्या मेजर करता है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या मेजर करता है, तो ये पांचों याद करके जाना कि ये 5 चीज मेजर करता है। दूसरा ये पूछेगा कि सीआरओ क्या मेजर नहीं करता है, तो ये पावर मेजर नहीं करता है। ठीक है, पावर मेजर नहीं करता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। पावर मेजर नहीं करता है, याद रखना। और वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फेज एंगल, ये पांचों मेजर करता है। अब देखो वोल्टेज और करंट में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन करता है, तो वोल्टेज में याद रखना कि वोल्टेज को ये जो है डायरेक्टली मेजर कर सकता है सीआरओ, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, लेकिन करंट को ये इनडायरेक्टली मेजर करता है। ये बस 2 पॉइंट याद रखोगे, मेजर करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज को डायरेक्टली करेगा, करंट को इनडायरेक्टली मेजर करता है। तो ये सब चीज बस याद रखना, इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंफर्म है कि आएगा सीआरओ से। क्या मेजर करता है, ये पांचों पॉइंट याद रखना है। क्या नहीं मेजर करता है, ये पावर मेजर नहीं करता है। ये सब चीजें याद करके जाना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस है वो है तुम्हारा कि पावर फैक्टर मीटर जो होता है उसके बारे में पढ़ के जाना है। पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, इसमें कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें अलग से कंट्रोलिंग टॉर्क वगैरह देने का जरूरत नहीं है, ये भी याद रख लेना। कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये याद रखना, पावर फैक्टर मीटर। इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद तुमको इसमें पढ़ के जाना है सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर के बाद पढ़ के जाना है फंक्शन जनरेटर। उसके बाद पढ़ के जाना है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस जो है मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ के अगर चले जाओगे तो आपका स्कोर जो होता है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट में ये चारों का मैंने बता दिया। उसके बाद सब जो है इसको देख लेना, सीआरओ, ये एंडरसन सेचनिंग ब्रिज, रेजिस्टेंस मेजर में तो कंफर्म है एक क्वेश्चन जरूर आएगा 6 मार्क्स में, ये तीनों में से जरूर एक पूछेगा। ये एनर्जी मीटर पढ़ के जाना, इरॉर पढ़ लेना, 6-7 टाइप का मैंने इरॉर बताया हुआ है क्लास में, क्रीपिंग इरॉर। उसके बाद फैंटम लोडिंग क्या होता है ये पढ़ लेना, काफी है इस यूनिट से। ये डिफरेंट डिफरेंट जो फेज एंगल पे पावर फैक्टर निकाल लेना है, P1 का वैल्यू, P2 का, और दोनों में रिलेशन क्या होता है वो पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन इससे जो है तुम्हारा कंफर्म है, मैक्सिमम 3 आएगा, मिनिमम 1 आएगा, एकदम कंफर्म 1 आएगा। उसके बाद एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर में 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। बोलॉन्डर्स थ्योरम पढ़ लेना, ये नंबर ऑफ फेजेस क्या होते हैं ये सब चीजें देख लेना, नंबर ऑफ वाट मीटर के रिक्वायरमेंट, पीएमएमसी मूविंग आयरन और डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सब चीज देख लेना, काफी है ये मेजरमेंट्स, नल और ये सब। और एक चीज जो है मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो है कि देखो, जैसे अगर तुम लोग जो लिख रहे हो ना कॉपी में, उसमें कैसे लिखना है ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब जैसे पीएमएमसी एग्जाम में आ गया
तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका लिखना है कि इसका मतलब कि पीएमएमसी होता क्या है, इसका एक नॉर्मल छोटा सा डिफिनीशन लिख देना, ठीक है। डिफिनीशन लिखने के बाद क्या किया जाता है, उसके जस्ट बाद कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब ऐसे लिखना है कॉपी में, इससे अच्छा स्कोर हो पाएगा। सबसे पहले उसका डिफिनीशन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसमें डायग्राम ड्रॉ करना है जरूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका वर्किंग लिखना है, ऐसे ही फॉलो करना है, मतलब ऐसे ही लिखना है ये सब चीजों को। वर्किंग उसका लिखना, वर्किंग के बाद लिखना उसका एडवांटेज, उसके बाद लिखना उसका डिसएडवांटेज, उसके बाद लिखना उसका यूजेस, उसका यूजेस क्या होता है। इतना लिख दोगे काफी है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।